अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम जो एपीएस के पास्ट पेपर है या फिर आप सिंपल पेपर कह लें, जो हमारे पास है प्रीवियस पेपर, वो मेरे पास है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका लेक्चर अपलोड किए हुए, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास उसने वैसे तो कहा है अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, और लेकिन हम जो है इसमें पूरे जो तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 एज इट इज़ लिख देना है। पहले आपने इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई। अब देखें, पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ कोफिशिएंट 5 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 5 तो इसी तरह आ जाएगा। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब भी सेम बेसिस होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए पावर 1 और 1 2 हो गए। अब इसकी बारी इससे भी है, यानी 5x इस x से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5x ने 4y से मल्टीप्लाई होना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये x है ये y है, तो दोनों जो है वेरिएबल डिफरेंट है तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 3y की बारी है। जब इस 3y ने इस से मल्टीप्लाई होना है तो साथ साइन माइनस का है, माइनस लगा दो। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब ये y है ये x, जब y x से मल्टीप्लाई होगा तो y x हो जाएगा, तो इसको जो प्रॉपर सीक्वेंस है दैट इज़ xy। अब इसकी बारी है इधर मल्टीप्लाई होने की, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है। जब इस वाले माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये जो 3y है इसने मल्टीप्लाई होना है किससे 4y से, तो जब 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये वाला y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो y की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह हमने इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाली ब्रैकेट हम लगा देंगे, क्योंकि ये वाला 4 जो है सिर्फ इसके साथ है, इनके साथ नहीं। ये वाला माइनस का साइन इसी तरह आ गया। अब इसी तरह जैसे इनको मल्टीप्लाई किया इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 2 6 x और x स्क्वायर। अब इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, 3 3 9 x और y। अब किसकी बारी है, और ये ब्रैकेट इसी तरह लगानी है आपने। ठीक है, अब देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास ठीक हो जी 5। अच्छा ठीक है, इसमें हमारे पास जब अभी एक सेकेंड, सॉरी ये गलत हो गया। अब इसने मल्टीप्लाई होना है। अब देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना, 3x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x 3y से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इस 4y की बारी है। ये जब 4y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, y और x y हो जाएगा, यानी y और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x y सीक्वेंस में आ जाएगा। अब इसी तरह इस वाले साइन को पहले मल्टीप्लाई करो, जब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो 4 है और जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12। ये वाला y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आप हमेशा लगाएं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ना ये ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो आप डायरेक्ट साइन भी तो चेंज करें ना, तो इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, लास्ट में ये वाला साइन क्या करें अंदर चेंज करें, अंदर साइन मल्टीप्लाई करें। 4 इसी तरह आ गया। अब ये देखो इसमें 5x स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं। अब ये भी xy, ये भी xy, ये 20 है ये 3 है, तो -23xy हो जाएगा। अब ये दोनों क्यों ऐड हो गए, कि इसलिए ऐड हो गया कि ये भी xy की वैल्यू है, ये भी x की y की वैल्यू है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस। जब भी लाइक साइन होंगे, चाहे दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, तो वो ऐड होके एक रकम बन जाती है और साइन वही रहता है जो उनके साथ होता है। अब इस केस में हमारे पास ये दोनों के साथ सेम साइन था, इसलिए ये दोनों ऐड हुए, और साइन क्योंकि दोनों के साथ माइनस था तो हमने माइनस लगाया। ठीक हो गया। अब +12y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये है कि ये तीनों डिफरेंट है, इनके साथ डिफरेंट वेरिएबल है, ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 6x स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब देखें यहाँ पर x y जो थे दोनों के साथ सेम साइन था तो एडिशन हुई। इस वाले केस में इसके साथ ये भी x y की वैल्यू ये भी है, यानी दोनों वैल्यू क्या है x y वाली है, लेकिन जहाँ प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। तो 9 में से 8 गए तो पीछे सिर्फ क्या हो गया x y बचा। अब साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा हमारे पास जी प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन क्यों लगेगा, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 8, इसलिए एक x y बचा, और ये -12y स्क्वायर इसी तरह आ गया। ठीक हो गया। अब जो अंदर सिंप्लीफिकेशन थी वो हमने कर ली। इसके बाहर जो है 4 है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाहर साइन है वो उसने मल्टीप्लाई होना है। ठीक है,
अब 4 5 ज़र देखो 20 एक्स स्क्र। अब 4 को 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मैं साइड पे लिख के मल्टीप्लाई कर लेता, 4 3 ज़र 12, 1 कैरी, 4 2 ज़र 8 और 1 9। ठीक है जी, 92 हमारे पास हो गया। 92 एक्स वाई प्लस 12 4 ज़र 48 वाई स्क्र। अब इधर तो कुछ भी नहीं है तो जस्ट साइन चेंज होगा, ये वाला साइन इधर होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, और ये वाला माइनस जब इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 वाई स्क्र। अब अगर आप देखें एक्स स्क्र भी आपके पास 2 हैं, एक्स वाई की भी 2 वैल्यू हैं, वाई स्क्र की भी 2 वैल्यू हैं, तो इनको एक साथ कर लें। तो अब देखो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 20 एक्स स्क्र माइनस 6 एक्स स्क्र माइनस 92 एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 48 वाई स्क्र प्लस 12 वाई स्क्र। अब देखें ये दोनों, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो इसलिए एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, साइन का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन होगी। 20 में से 6 गया तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा, 14। एक्स स्क्र हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये 92 है, यहाँ 1 है, तो 92 और 1 93 एक्स वाई हो गया। अब ये देखो ये दोनों के साथ प्लस है तो एडिशन होगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 वाई स्क्र। तो इस तरह हमारे पास पार्ट ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये हमें ई एफ जी एच एल एम एन ओ ये उसने खुद बताया हुआ है कि ये दोनों गिवन में बता रहा है कि ई एफ जी एच जो है, ई एफ जी एच जो है वो कंग्रेंट है, यानी इक्वल है एल एम एन ओ के, एल एम एन ओ के। और कह रहा है राइट डाउन ऑल द मिसिंग मेजरमेंट, कह रहा है जो मिसिंग मेजरमेंट है, जैसे यहाँ ये एंगल नहीं है, इधर एंगल नहीं है, ये हमने दोनों एंगल बताने हैं, ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, ये भी बतानी है, इसमें हमारे पास ये भी एंगल नहीं है, ये बताना है, ये वाला एंगल बताना है, इसमें ये 2 साइड हमें बतानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों जो हैं हमारे पास ट्राइंगल जो हैं, सॉरी ये जो फिगर हैं वो सेम है। इसने क्या किया कि थोड़ी सी शिफ्ट करके दे दी, जैसे मैंने एक छोटी सी इधर, अभी यहाँ ये देखें यूँ इसने ना कुछ हमारे पास जैसे एक ये है, ये दोनों बिल्कुल अगर देखें तो इस तरह ये दोनों अब हमारे पास क्या आ जाती हैं, यूँ सेम हमारे पास आ जाती हैं, यूँ सेम हमारे पास यानी कि ये आ रही हैं। अगर मैं इसको यूँ रखने के बजाय इसको मैं यूँ घुमा दूँ या यूँ घुमा दूँ, जैसे मर्ज़ी घुमाऊँ, सिर्फ इसकी इधर वाली साइड उधर, उधर वाली साइड इधर, साइड्स आपस में शफल होंगी, जो है आपस में रहेंगी, इक्वली रहेंगी। जो साइड है चाहे वो उस तरफ चली जाए या इस तरफ चली जाए वो क्या होगी, रहेगी सेम। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत आसान तरीके से किस तरह। इसमें अगर सबसे पहले आप ये है कि आप देखेंगे 2 डायगोनल हैं इसमें, एक जो डायगोनल है हमारे पास जो है लंबा डायगोनल है और एक शॉर्ट है। डायगोनल क्या होते हैं, यानी जो ये एक वर्टेक्स है, कोना जो होता है किसी भी जो फिगर है उसका, जो चाहे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम में, जो भी उसका ये जो कोन होता है वर्टेक्स कहलाता है। अब ये जो कोना है, इस कोने से इधर तक का जो फासला है वो इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल। इसी तरह यहाँ से ई से जब आप जी की तरफ आते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है। ठीक है, अगर आप देखें इन फिगर पे, या आप अपनी बुक से भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक जो डायगोनल है इनमें लंबा है और दूसरा डायगोनल क्या है, छोटा है। जैसे इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डायगोनल बड़ा आएगा, ये लंबा है और ये डायगोनल थोड़ा इसकी निस्बत छोटा है। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास ये वाला डायगोनल जो है ये हमारे पास बड़ा है और ये वाला क्या है, डायगोनल छोटा है। अब क्यों डायगोनल बड़ा है, अब ये देखो ना, ये वाला डायगोनल इसलिए यहाँ यूँ इस तरह बड़ा है, उसकी वजह ये है कि अगर देखें तो इसकी ये वाली साइड भी लंबी है और ये वाली साइड भी इसकी लेंथी है, इन दोनों साइड की लेंथ ज़्यादा है तो ये इतनी पीछे आ गई हैं, इसलिए ये वाला डायगोनल जो है बड़ा है। और इसमें देखें तो हमारे पास इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बड़ी है, तो इस साइड, इन साइड के साथ जो डायगोनल यूँ बनेगा, यूँ डायगोनल बनेगा, ये बड़ा होगा, इस डायगोनल की निस्बत ये डायगोनल हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह ये वाला डायगोनल जो है ये हमारे पास छोटा बनेगा और ये वाला हमारे पास डायगोनल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आपने ये करना है कि आप सबसे पहले देखें कि बड़ी साइड कौन सी है। एफ जी जो है इसमें इस सब में बड़ी है, 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखोगे, एफ जी जो है, एफ जी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, इसकी ये वाली साइड बड़ी है ना, तो इसकी कौन सी साइड बड़ी है, ये ऊपर उसने उलट कर दिया, कौन सी बड़ी साइड है, एम एन है।
अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि उसने खुद बताया कि ये दोनों फिगर आपस में इक्वल है। तो अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, दोनों जो है वो 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें देखें कि जो एक ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड के, अब बड़ी साइड के सामने एक साइड है जो छोटी साइड है। अब इस बड़ी साइड के सामने जो छोटी साइड है वो क्या है, ई एच है, या एच ई लिख लें जो आपका दिल करता है। ई एच जो है बड़ी साइड के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो इधर बड़ी साइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो कि ओ एल है उसके इक्वल है। अब अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। इधर लिख लो जी 3 सेंटीमीटर। अब ये साइड जो बड़ी थी यूँ हमने इनको तो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि यूँ जैसे अब इसकी ये और ये साइड है, अब इसमें क्या है कि इनमें भी एक साइड बड़ी है और एक साइड क्या है, छोटी है। अब इसमें देखो जो एन ओ या ओ एन जो है ये छोटी है और एल एम बड़ी है। कैसे हमें पता चल रहा है? ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये 3.4 सेंटीमीटर है। अगर ये 3.4 सेंटीमीटर बड़ी लाइन है तो इधर बड़ी लाइन ये है, तो आप इधर क्या लिख लो, 3.4 सेंटीमीटर लिख लो। अब इसी तरह इसके सामने जो साइड है वो छोटी साइड है जो कि 2.4 है। तो इस साइड के सामने छोटी साइड ये वाली है जो कि जी एच या एच जी है, वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या जी, कि जो एल एम है, एल एम जो है किसकी इक्वल है, ई एफ की इक्वल है। और ये दोनों किसकी इक्वल है, ये 3.4 उसने खुद दी हुई थी तो ये भी 3.4 होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों उसने कहा है कि ये दोनों फिगर आपस में इक्वल हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। ये आगे अब दूसरी हमारे पास क्या है जी, इसी साइड के सामने वाली साइड छोटी है जो कि क्या है, एन ओ है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एन ओ। अब इसके सामने साइड ये छोटी है, एन ओ है। तो इसी तरह इस वाली साइड के 3.4 के सामने इधर हमारे पास क्या है, जी एच या एच जी एच है। और ये दोनों के किसकी इक्वल है, 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर के हैं। कि यूँ जो लाइन है ये बड़ी लाइन है, ये देखो इसमें ये बड़ी है, 3.4 है उसने खुद दी हुई थी, ये 2.4 उसने खुद दी हुई थी, ये बड़ी साइड है। तो इसमें एक बड़ी साइड कौन सी थी, ई एफ थी, ये उसने खुद दी हुई थी तो ये हमने लिख ली क्योंकि आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है, क्योंकि फिगर एक जैसी है। अब इस बड़ी साइड के सामने एक छोटी साइड है जो कि एन ओ है, वो उसने 2.4 खुद दी हुई है, 2.4 खुद दी हुई थी। तो उसी के सामने बड़ी साइड, इसकी बड़ी साइड के सामने वाली साइड 2.4 है तो इधर बड़ी साइड के सामने वाली साइड भी 2.4 होगी। इधर बड़ी साइड जो एल एम है उसके सामने एन सामने वाली साइड एन ओ है। इसी तरह इधर बड़ी साइड एन ई एफ है, इसके सामने जो साइड है वो जी एच है। ये आपस में इक्वल आ गई। तो साइड को तो हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं एंगल। तो चलिए एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे। एंगल जो है, अब आप ये देखें कि वो 2.4 और 2.4 और जो 3 है उस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120। यानी जो 2.4 साइड है, कौन सी साइड है, जी एच है, 2.4 के साथ और 3 के साथ ई एच या एच ई है। इन दोनों 2.4 और 3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो 120 है। तो इधर हमारे पास 2.4 कौन सी है, एन ओ। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। जब मैं जी से एच, तो मैं एंगल का, ये एंगल का निशान है, जी से मैं किधर चला गया, जी से मैं एच और एच से मैं ई की तरफ चला गया। तो दरमियान में जो लेटर है ये एच है ना, तो एच पर एंगल कितना बन रहा है, 120। ये उसने खुद दिया हुआ है, 120 है। तो ये पहले तो मैं देखूंगा कि इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन सा है। एन, जैसे मैं जी से एच की तरफ गया था, जी एच 2.4 थी, इसी तरह ये वाली जो साइड है एन ओ 2.4 है। जब एन एंगल एन ओ, एन से जब ओ से जब मैं एल की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में एंगल ओ पर बनता है। ये कितना आएगा, ये दोनों कितने आएंगे, 120 की इक्वल आएगा। एन ओ एल जो मेरे पास एंगल आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। क्यों 120 आएगा, तो आपने इसका कंसेप्ट समझना है कि देखो जब जी एच है वो इक्वल है किसके, एन ओ के। अब 2.4 साइड जो है
और उसी के साथ एक और साइड है जो कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो इसी तरह जब 2.4 और 3 इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पॉइंट है वो O है, और इधर 2.4 और 3 के दरमियान कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है, 120 है। तो ये आपस में क्या होंगे, एंगल इक्वल बनेंगे, क्योंकि इनके साथ जो साइड हैं वो इक्वल हैं। तो इसलिए यहाँ ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया जी, 120। अब अगर देखें 120 के बिल्कुल सामने वाला 65 एंगल बनेगा। ये गिवन है, तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले आपने कंसेप्ट को समझना है। ओके, किस तरह। अब जो आपके पास साइड है 3.4 क्या है, E, मैं एंगल का इधर भी निशान लगा लेता हूँ, इक्वल का साइन डाल लेता हूँ, एंगल का इधर भी निशान लगा लेता हूँ, मैंने एंगल फाइंड करना है। EF जो है 3.4 है, इधर कौन सी है, ML 3.4 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, EF क्योंकि 3.4 है, और इधर कौन सी है, LM 3.4 है, LM क्या है, 3.4 है। अब इसके बाद F से जब मैं G की तरफ जाता हूँ, F से मैं किधर चला गया, F से मैं G की तरफ, ये देखो E से मैं F, यानी E से मैं F पर आया, और F से मैं कहाँ चला गया, G पर। तो दरमियान में F आया, जहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, 65। तो इसी तरह जब मैं L से M और M से N की तरफ जाऊँगा तो ये भी आपस में इक्वल आएंगे, और इधर भी एंगल कितना बनेगा, 65 बनेगा, इधर 65 बनेगा। कैसे बनेगा मैं फिर आप बता, 3.4 और 3.45 के दरमियान एंगल बन रहा है 65। 3.5 और 4 के 5 के दरमियान, 3.4 और 5 के दरमियान, इन दो साइडों के दरमियान में एंगल जो बन रहा है वो 65 है। बिल्कुल इसी तरह 3.4 और 5 के दरमियान 65। इन दोनों साइड पे अगर इधर इक्वल साइड है ना, ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो इन दो साइड के दरमियान जो एंगल बनेगा वही एंगल इन दो साइड के दरमियान बनेगा, क्योंकि आपस में साइड इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि ये साइड इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, तो फिर तो एक और कंडीशन बन जाती, लेकिन यहाँ पे तो देखो सारी साइड आपस में डिफरेंट है। इसलिए वो दो साइड जो आपस में इक्वल है, 3.4 और 5 के दरमियान 65 बन रहा है, तो इधर भी 3.4 और 5 के दरमियान 65 का बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो जी 65 का एंगल आ गया। अब हमारे पास एंगल आ जाता है किसके दरमियान, ई पर एंगल। अब ई जो है, ई जो पॉइंट है वो किन दो साइड के दरमियान है, एच ई और ई एफ के दरमियान है, या ई एफ और ई एच, यानी ई से आप एफ से आप एच की तरफ जाओ तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर वही एंगल किसकी इक्वल आएगा, पहले यहाँ लिख लेते हो। देखो मैंने एक एंगल इधर का निशान डाल दिया और एक एंगल का मैंने निशान यहाँ डाल दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास 3.4 और 3 ई से यानी एफ से ई की तरफ में जाऊँ और ई से, या मैं इस तरह कर लेता हूँ, ओ से एल और एल से एम, ओ से एल, तो एच ई से एफ या ई एफ एच आप कर लो, ऐसी इस तरह बना लो, एक ही बात है। ई से मैं किधर चला गया, नहीं एफ से, सॉरी किधर, एफ से मैं किस तरफ गया, ई की तरफ, और ई से मैं चला गया एच की तरफ। ई से एफ से ई दैट इज 3.4, और फिर जैसे मैं एम से एल और एल से ओ की तरफ आ गया। देखो ई से एफ गया, कौन सी साइड मैंने पहले कंसीडर की, 3.4। इसी तरह मैंने एम से एल की तरफ कौन सी साइड कंसीडर की, 3.4। फिर जब मैं ई से एच की तरफ गया तो कौन सी साइड है, 3। इधर जब मैं एल से ओ की तरफ आया तो कौन सी साइड है, 3। तो इसका मतलब है कि 3.4 और 3 अगर इधर 100 उसने खुद दिया हुआ है, इधर 100 बन रहा है, तो लाजिम बात है यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, 100 डिग्री का। तो इसके आगे क्या लिख लो, 100 डिग्री का। ठीक है, अगर आप यूं लिख लें इसको, बात एक ही है। अगर आप यूं लिख लें एच ई एफ ओ एल
एम, तो वो भी 100 आएगा। मतलब ये है कि दोनों, इन दोनों में एल क्या है दरमियान में, ई क्या है दरमियान में, इधर ई पे बन रहा है, इधर एल पे बन रहा है, इधर से उधर जाए तब या उधर से इधर है, एक ही बात है। 3 वाली साइड से 3.4 वाली साइड पे जाएं या फिर 3.4 वाली 3 साइड पे जाएं, एक ही बात है। आप ये चाहें ये लिख लें, ये चाहें ये, दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो चलो मैं ये नीचे वाला रेज कर देता हूँ। मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट। ये भी मेरे पास एंगल आ गया। अब लास्ट मेरे पास एंगल बच गया जी जी के ऊपर। अब जो जी है वो किन साइड के दरमियान बन रहा है, 2.4 और 5। जैसे 2.4 ये है और 5 ये है, तो 2.4 और 5 के दरमियान एंगल 75 का बन रहा है। तो इसी तरह 2.4 और 5 ये वाली दो साइड हैं, इधर भी कितना एंगल बनेगा, 65 का बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, H से एंगल का निशान मैंने डाला, H से मैं G की तरफ आ गया, H से G और G से मैं किधर चला गया, F की तरफ, H से G और G से F की तरफ। और इसी तरह मैं M से O से N, O से मैं N और N से M की तरफ में गया। तो इन दोनों में जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। देखिए 4 मेरे पास साइड आ गई, 4 मेरे पास एंगल आ गए। साइड भी आपस में देखो क्या, कौन सी साइड के, ये वाली साइड है इन इस टाइम, ये वाली फिगर की और इस वाली फिगर की साइडें आपस में इक्वल हैं। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड 4 साइड की इक्वल हैं। और ये 4 एंगल इन 4 एंगल की इक्वल, जो कि ये आपस में इक्वल है। तो इस तरह मेरे पास देखें, ये जो लास्ट में मैंने क्या किया, H से G और F, यानी 2.4 वाली साइड और 5 वाली साइड है इधर। इसी तरह जब मैं कहाँ गया, O से N और N से M की तरफ गया, तो 2.4 और 5 दोनों, जो 2.4 5 इन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है और इन दोनों साइड के दरमियान एंगल बन रहा है 75। अगर इधर बन रहा है तो इधर भी 75 का बनेगा। क्यों, ये वाला 75 उसने खुद दे दिया, तो ये वाला हमने उसे बता दिया। तो इस तरह हमारे पास उसने कहा था कि जो मिसिंग है, राइट द ऑल मिसिंग मेजरमेंट, वो लिखें, तो वो हमने लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जिसमें उसने क्या किया हुआ है कि एक डायग्राम दी हुई है, 2 का पार्ट ए है, ठीक है जी। उसने डायग्राम ये दिया कि ये पैरेलल लाइन है, चलिए मैं इस तरफ थोड़ी साइड कर रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन है, उसके साथ एक और पैरेलल लाइन है और कुछ शेप इस तरह बनी हुई है, ठीक है जी। इसको थोड़ा आगे कर, इस तरह बनी हुई है शेप। इधर उसने कहा है कि जी ये वाली जो लाइन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है ये 5 मीटर है, और ये वाला जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास ट्रेपीजियम है और इसमें क्या करें, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। फार्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब S1 और S2 दो साइड है, दैट इज S1 में इसको कह देता हूँ, S2 में इसको कहता हूँ। ये वाली जो साइड है, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, हाइट है, H है, ये हाइट है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो क्या यहाँ पर लिखा जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू 1/2 और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। 1/2 हाइट हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इंटू, देखिए जी 5 है या 15 है, 5 है। ये हमारे एक है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता, पॉइंट में आ जाएगा, तो फिलहाल इसको मैं इसी तरह पॉइंट से बचने के लिए मैं इसको इधर रहने देता हूँ। 10 और 8 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब देखें 2 का टेबल 18 पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, 5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो 5 9 ज़ा 45 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। आई होप कि समझ आ गया होगा। वीडियो के पास कि इसका जो है उतार लें इसको, ताकि या स्क्रीनशॉट लें। अभी हम इसका पार्ट बी जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब उस 7 में उसने एक फिगर दी हुई है, आप
अब ये है कि वो कह रहे हैं एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल देता है और इस रेक्टेंगल में से उसके 4 क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, यानी उसके 4 कोनों में से यूं कटिंग करके 2 मीटर 2 मीटर यानी 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, ये वाला पीस निकाल देते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, इस रेक्टेंगल से निकाल देते हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, अगर उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो क्या उसका एक क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो उसने 4 पीस निकाले हैं ना, निकाल के एक सर्कल बनाए, ये वाला पीस, ये वाला, ये चारों जोड़ के 2 मीटर इधर है, इसी तरह 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। ये 4 जो है इस तरह 2 मीटर के 4 पीस जो है 4 क्वाड्रेंट निकाल के उसने एक सर्कल बना लिया। अब वो हमें टोटल ये जो दे रहा है वो 9 मीटर दे रहा है, तो टोटल 9 थी, 2 मीटर इधर से कटिंग कर दी, 2 मीटर इधर से कटिंग कर दी, दरमियान में क्या बचा 5, तो 2 और 2 4 और प्लस 5 9, टोटल 9 है। इसी तरह ये टोटल जो है वो 7 है, 2 मीटर ऊपर निकाल लेते हैं, 2 मीटर नीचे निकाल लेते हैं, 4 हो गया, तो 3 दरमियान में हमारे पास बच जाते हैं। अब इसमें हमसे वो पूछता क्या है, पैरामीटर पूछता है और एरिया पूछता है। तो हमें पैरामीटर जो है इन क्वाड्रेंट का भी निकालना पड़ेगा, इसका भी पूरी जो अंदर वाली फिगर है इसका भी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, इसी तरह एरिया भी इनका निकालना पड़ेगा और एरिया इसका भी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू कितना है जी, 2 मीटर है। अब जो 4 क्वाड्रेंट जो है ना, 4 क्वाड्रेंट जो मिलते हैं तो वो बनता है एक सर्कल, ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल जो है ना वो होता है 2 पाई r। ये मैंने क्या लगा दिया है, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दिया। तो पैरामीटर इसको P1 में कह देता हूं, 2 ये वाला 2, पाई की जगह कितनी वैल्यू है 3.14 और r की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू है 2 मीटर। अब 2 2 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.56 मीटर, 12.56 मीटर, यानी आप इसे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब P1 मैंने ये कहा है कि ये कौन सा P1 है, जो एक सर्कल है ना, इसका हमारे पास क्या है, आ गया है पैरामीटर। अब हम पैरामीटर ऑफ जो है फिगर निकाल लेते हैं। अब फिर पैरामीटर ऑफ फिगर जो है वो हमारे पास क्या है कि लेंथ, फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इससे मैं P2 का नाम दे देता हूं, 2 लेंथ मेरे पास कितनी है 5 मीटर। देखो ना ये वाला तो मैंने निकाल लिया, यहां से यहां तक तो ये जो है ये तो देखो ऊपर यूज होके ये निकल आया, इनका निकल आया। तो फिर मेरे पास एक, मैं दोबारा इधर ट्रायंगल बनाता हूं, मेरे पास यू बन रही है, यू ऐसे ऐसे यू और कुछ इस तरह की दरमियान में बन रही है। इसी तरह उसका ये वाला लेंथ है और ये वाली क्या है ब्रेड्थ। तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 5 और 3 कितना हो जाएगा जी 8 मीटर, दैट इज इक्वल टू P2 हमारे पास क्या आ गया है 16 मीटर। P2 हमारे पास क्या आ गया जी 16 मीटर आ गया है। और अब हमारे पास क्या आ गया, ये वैसे आपको समझाने के लिए किया था, ये मैं अभी मिटा देता हूं। अब जो कंप्लीट यानी कि पैरामीटर टोटल पैरामीटर यानी कंप्लीट पैरामीटर आप लिख सकते हैं ऐसे, पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर। पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर जो है वो कितना आ जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। P1 कौन सा, ये जो 4 क्वाड्रेंट थे इनका कितना है 12.56 मीटर प्लस
ये जो अंदर वाली फिगर है इसका कितना है 16 मीटर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 28.56 मीटर हमारे पास जो पैरामीटर है कंप्लीट वो आ गए, पैरामीटर ऑफ अ कंप्लीट फिगर। अब ये चीज तो हमने कर ली फाइंड, पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया पूरा कंप्लीट हमारे पास, यानी पैरामीटर ऑफ पहले हमने निकाला ये जो 4 क्वाड्रेंट थे उनका निकाला, एक कंप्लीट सर्कल जो बना रहे थे इसलिए हमने कंप्लीट सर्कल वाला फार्मूला लगाया क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बना रहे थे। फिर इसी तरह जो अंदर फिगर बची है इसकी लेंथ और ब्रेड मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसका अंदर वाले का भी पैरामीटर आ गया, फिर टोटल पैरामीटर हमने उसे बता दिया कि 28.56 मीटर है, 28.56 मीटर आ गया। अब हमारे पास आता है जी एरिया की बात। अब एरिया की बात आती है, अब एरिया हमारे पास जो है एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, देखो पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरे कंप्लीट अगर हम फिगर देखें ना तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 9 मीटर, ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 + 3 5 + 2 7 मीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, तो हमारे पास 9 7 = 63 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास रह गया है एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने क्या करना है, एरिया सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, ये फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार जो छोटे हैं ना ये मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, तो क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो कितना 2 मीटर है, 2 मीटर स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया जी 12.56 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। ये जो 63 है ना, ये 63 इन चार कोनों को शामिल करके है, क्यों, हमने 9 और 7 यूज किया, 9 यहां से लेकर यहां तक है और 7 यहां से लेकर ये जो पूरा है ये 7 मीटर है। तो ये जो पूरी फिगर का एरिया आया है उसमें से ये जो एरिया ऑफ सर्कल है वो निकालेंगे तो दरमियान वाला जो एरिया वो निकला है। तो एरिया फिगर हमारे पास, चले यहां में थोड़ी देर आपको टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करें और यहां से आप ये जो क्वेश्चन है उतार लें, इस साइड वाला जो क्वेश्चन है ये उतार लें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो लास्ट पार्ट मेरा रह गया बस 2-3 स्टेप वो मैं यहां पर दोबारा कर लेता हूं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। यहां पर जो है अब एरिया ऑफ मैंने क्या निकालना है, फिगर। एरिया फिगर इज इक्वल टू मेरे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से 63 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 12.56 मीटर स्क्वायर जब मैं करूंगा तो क्या आ गया जी 50 पॉइंट कितने आगे जाता है जी, कुछ 50 पॉइंट समथिंग आता है, 44 मीटर, 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया जी एरिया ऑफ ये जी हमारे पास एरिया फिगर आ गया। कौन सा, ये जो दरमियान में जगह है ना ये वाली, ये चार कोनों को जो उसने निकाल दिया, ये चार कोनों को निकालने के बाद जो एरिया है 50.44 ये दरमियान वाला एरिया आ गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि अगर कह रहा है इफ़ 3x² प्लस 3, थोड़ा नीट करके लिखता हूँ, देखो 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 42 है और xy इज इक्वल टू -15 है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो फाइंड करें। ये कह रहा है जी, यस। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। अभी देखिए मैं ये वाला जो वैल्यू ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको मैं ले रहा हूँ, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 42। अब क्या किया मैंने, इस ऊपर वाले से मैंने 3 कॉमन ले ली, यानी 3x के साथ भी था y के साथ भी था, तो मैंने कॉमन करके बाहर लिख दिया, x² प्लस y² हमारे पास बच गया। दूसरी तरफ 42। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए उधर जाके डिवाइड हो जाना है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़र 3 और 3 4 ज़र 12, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 14 आ गया। अब वो कह रहा है कि जी फाइंड क्या करो, x² माइनस y² फाइंड, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड करो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो इटसेल्फ एक आइडेंटिटी है, यानी एक फार्मूला है, तो इसलिए हम उसको ओपन कर देते हैं। x² प्लस y² माइनस 2xy, ये फार्मूला इस तरह भी आप लिख सकते हैं, x² माइनस 2xy प्लस y², यानी ये आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, ये दरमियान भी लिख सकते हैं, दरमियान में लिख सकते हैं। इसको मैंने आर्डर इसलिए चेंज किया, उसकी रीज़न है कि मेरे पास देखें क्या है, x² प्लस y² इन जो है इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है, जो अभी मैंने फाइंड किया, दैट इज़ 14। तो x² और y² की जगह मैंने 14 लिख दिया, आगे माइनस का साइन ऐसे लिख दिया, 2 ऐसे ही लिख दिया। ये जो xy है, इस xy की वैल्यू उसने हमें दे दी है, दैट इज़ 15। ये देखो 15 दे दिया, तो यहाँ इसमें ब्रैकेट में मैं 15 लिख दूंगा। अब मेरे पास 14 आ जाएगा, ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस हो जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आ जाएगा। तो जब इनको ऐड करूँगा 30 और 14 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 44, यानी 30 को मैंने 14 ऐड कर दिए तो मेरे पास 14 सेंटीमीटर आ गया जी। सेंटीमीटर में वैल्यू दी नहीं, 14 आ गया, इनफैक्ट यूनिट तो उसने हमें दिए ही नहीं। मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो 14 आ गया। तो इस तरह मेरे पास पार्ट बी हो गया। चलते हैं जी पार्ट ए बी की तरफ। वीडियो को पास करके इसको उतार लें। अब मेरे पास जो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड एवेल्यूएट, यानी सॉल्व करो। 1898 मल्टीप्लाई बाय 1902, 1898 इंटू 1, ये इसका बी का जो पार्ट 1 है वो है। तो देखिए इसका आसान सा काम है, अगर मैं इसको जो लिख दूँ 1900 माइनस 2 और इसको मैं लिख देता हूँ 1900 प्लस 2। अब देखें क्या है कि 1900 में से 2 निकालूंगा तो 1898 ही बनता है, और 1900 में मैं 2 ऐड करूँगा तो 1902 ही बनेगा। अब मेरे पास ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास एक ये आइडेंटिटी बन गई, एक फार्मूला बन गया जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है, जो कि इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि हेयर a इज़ इक्वल टू 1900 है और b इज़ इक्वल टू 2 है। ज़रा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, तो ताकि इसमें सारा एक ही लेक्चर में सारा पेपर कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1900 का मैं स्क्वायर लिख लूँगा और 2 का स्क्वायर लिख लूँगा। तो चलें जी इसको ज़रा 1900 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1900 से। इंटू 1900, ये मेरे पास आ गया जी 361 और 4 0 आ जाएंगे, -4। इसमें से मैं माइनस क्या कर लेता हूँ जी 4 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3609996। ये इसका क्या आ जाएगा जी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास इसका क्या है जी पार्ट बी है, पार्ट 2 इनफैक्ट वो है जी 497 का होल स्क्वायर उसने दे दिया, ये है जी 400। तो देखिए 497 को अगर मैं क्या लिखूँ 500 माइनस 3 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 500 में से जब मैं 3 निकालूंगा तो 497 बनेंगे। ऐसा करने से मेरे पास जो एक और आइडेंटिटी बन गई, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हेयर जो a है दैट इज़ 500 एंड b इज़ इक्वल टू 3। यहाँ मेरे पास a जो है वो 500 है, b जो है दैट इज़ 3। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो 500 माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है इसको मैं लिखूँगा जी 500 का स्क्वायर -2 500 दैट इज़ a, देन b मेरे पास कितने हैं जी 3 है, प्लस 3 का देखो स्क्वायर हो गया। 500 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो 25 आज 0 0 यानी 5 को डबल किया 25, 2 0 तो 4 0 हो जाएंगे, -2 3 ज़र 6 6 0 ज़र 0 6 0 ज़र 0 6 5 ज़र 30 3000 प्लस क्या हो गया 9। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है प्लस की हैं तो 250009 -3000। अब मैं क्या करता हूँ इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ जी। अच्छा जी मेरे पास आ गया जी अच्छा मेरा 251009 -3000 247009 क्या आ गया जी 009 00 क्या आ गया जी 9 आ गया। ठीक है जी 251233 -300 तो मेरे पास 3000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरे पास बचा जी यस टी बचते हैं। ये इसका क्या आ गया आंसर। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें क्योंकि इसका अगला पार्ट जो है वो भी एक आसान से है, वो हम करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपने लिसन कर लिया होगा। अच्छा इसका जो पार्ट है 3 में उसने क्या दे दिया, पार्ट 3 में 1203 का होल स्क्वायर उसने दे दिया। तो 1203 को हम लिख सकते हैं ना जी 1200 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो जो ये हमारे पास क्या आ जाए, जो 1200 प्लस 3 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। सिर्फ जस्ट आइडेंटिटी चेंज हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया। यहाँ हमारे पास क्या है जी, ए कितना है जी 1200 है और बी जो है वो हमारे पास 3 है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको 1200 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए है ना, तो ए आपके पास देखो क्या है 1200 है, तो देखो 1200 का क्या ले लो स्क्वायर ले लो। 2a की जगह देखो 1200 और b की जगह देखो 3 है, यस 3 है, और 3 का देखो क्या ले लें स्क्वायर ले लें। अब हमारे पास ये 144 1 2 3 4 0 2 3 ज़र 6 0 0 72 और प्लस क्या हो जाएगा 9। अब इन सारों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पार्ट हो गए। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आगे, बहुत ही कम टाइम में। अब क्वेश्चन में 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, क्या करना है जी फैक्टराइज। अब देखो फैक्टराइज में पहला जो पार्ट है दैट इज़ ए, पार्ट ए जो है वो है 5a स्क्वायर माइनस 60a प्लस 180। इसमें से 5 पहले काम मान ले लो, ए स्क्वायर 5 12 ज़र और 5 3 ज़र 15 3 ज़र 5 6 ज़र 30, यस 30। सिंपल क्या किया, इधर से हमने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन का मतलब है ये 5 बाहर चला गया, यानी 5 को इस पे भी डिवाइड किया। 5 का टेबल 60 पे 12 टाइम जाता है, 5 का टेबल 180 पे 36 टाइम जाता है। अब इसका हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक, बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है, ये देखें मिड टर्म का ही मतलब होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 36 करो ना, बेशक ऐसे करके ए स्क्वायर लिख लो, जिस तरह मर्जी करो 36 ए स्क्वायर ही आएगा। इस तरह भी करोगे तो 36 ए स्क्वायर भी आएगा। अब आपने क्या करना है कि जो दरमियान वाला नंबर है आपने उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उन्हें अगर हम ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 ही बने और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 36। तो ये तो आसान है, इसलिए सिंपल 6 और 6 हो जाएगा। 6 -6 से -12 है, माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़र 36 ए और ए स्क्वायर बनता है। तो
अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दरमियान वाला नंबर जो है ब्रेक करके इसका मिड टर्म कर सकते हैं। अब देखिए 5 आ गया। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है कि इधर भी ए है इधर भी है, ए कॉमन लो। अब यहाँ 2 ए थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया माइनस। ये देखिए 6 इसी तरह आ गया, ये एक ही ए था, ये बाहर चला गया तो ए -6 बचेगा। अब इधर से -6 कॉमन लेने, क्यों, इधर ए है इधर नहीं है ना, तो ये तो हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन 6 का टेबल 6 पे भी जाता है और 36 पे भी जाता है। अब देखो 6 तो बाहर चला गया, सिर्फ बच गया ए। अब ये जो साइन है ना, ये साइन ब्रैकेट लगने की वजह से ये साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 6 का टेबल 36 पे 6 टाइम जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए -6 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास a -6 इधर भी है, a -6 इधर भी है, दो दफ़ा है, तो a -6 को एक बार लिख लो, a -6 कॉमन ले लो। अब ये वाला a -6 ये वाला a -6 तो गया, ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचा, इससे पहले क्या बचता है वो लिखो। इस फैक्टर से पहले a बचा माइनस इस फैक्टर से पहले क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। यानी इस फैक्टर से पहले -6 बचा और इस फैक्टर पहले क्या बचा, a बचा। अब अगर आप देखें तो यही लिख दें, या आप जो लिखें a -6 का होल स्क्वायर लिख लें, क्यों कि ये दोनों सेम फैक्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट ए हो गया। पार्ट इस ए के बाद अभी हमारे पास इसका आ जाता है जी पार्ट बी। बहुत आसान सा है पार्ट बी, को इतना मुश्किल नहीं है। पार्ट बी में क्या है, s² - 256। देखें s का होल स्क्वायर में लिख लूँगा और इधर मैं लिख लूँगा जी 16 का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 का होल स्क्वायर लेने से 256 होता है, यानी 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने से 256 होता है। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है a² - b² जो कि इक्वल होता है a - b इंटू a + b। तो इसका मतलब है कि s का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा। इसको एक दफ़ा s को -16 लिखो और एक दफ़ा s के साथ +16 लिख दो, ठीक है जी। यानी a² - b² a - b इंटू a + b। यहाँ बेशक आप बीच में, इधर बीच में जो है आप लिख दीजिएगा हेयर a = s एंड b = 16, यानी a हमारे पास यहाँ पर s है और b हमारे पास 16 है। तो इसके साथ हमारे पास आ जाता है जी पार्ट सी, इसका आ जाता है। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसका पार्ट सी भी लिख लें। इसका हमारे पास आ गया जी पार्ट सी। अब पार्ट सी क्या है जी, पार्ट सी है 49 Q² + 42 QR + 9 R², ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो इसका करना है मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म इस तरह करना है कि 49 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करने से, देखो मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 49 को Q² को 9R² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 441 आ जाएगा, R के पास Q का स्क्वायर और R का स्क्वायर, यानी 49 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 441 आता है। तो दरमियान में आपके पास क्या है, दरमियान में आपके पास है जी 42 है। अब देखो 42 जो है ना, उससे आपने क्या करना है कि ब्रेक करना है। तो 42 जो है ये ब्रेक होगा 49 Q² + 21 QR + 21 QR, क्योंकि अब देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 441 होता है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने से भी 441 बनता है। 49 को 9 से मल्टीप्लाई करने से भी 441 बनता है, यानी कि 49 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 441। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 441 आएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। देखो हमें तो एज अ टीचर हमें तो 20-22 साल हो गए मुझे पढ़ाती हूँ, तो ये तो आसान है, ये चीज़ें तो जहन में बैठ जाती हैं, मतलब ज़बानी याद हो गई हैं। आपको कैसे पता चलेगा, इसका एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जब आपने पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपके पास आंसर आया है उसका जो शुरू का कोफिशिएंट है ना, आप उसको पिक कर लें, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यूज को। और देखो ना 441, अब 441 पे अगर देखें तो शुरू में किसी किस्म का कोई टेबल नहीं जाता, इस पे जाता ही 21 का टेबल है, 21 का टेबल 21 टाइम जाता है। तो अब देखें ये वाले दो जो नंबर हैं यही इसका क्या आ जाएंगे आंसर। इसके और जो हैं मिड टर्म के क्वेश्चन इसी चैप्टर के, आप देखें उनमें हर क्वेश्चन में मैंने एक इस तरह शार्ट ट्रिक बताया हुआ और बड़ी तफसील से बताया हुआ है। तो वो लेक्चर आई होप अगर देखा होगा तो आपको ये मिड टर्म का अंदाज़ा होगा, नहीं तो आप वो देख लीजिएगा।
अब हम ऐसा करते हैं कि इनमें से जो कॉमन है ना वो लेते हैं। अब देखो 7 का टेबल 49 पे भी जा रहा है, 21 पे भी जा रहा है, तो ले लें 7 कॉमन। क्यों इधर भी है, क्यों इधर भी है, तो क्यों भी कॉमन ले लें। 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम गया, क्यों 2 थे बाहर आ गया, एक तो बच गया। 7 का टेबल 21 पे 3 टाइम गया, क्यों था एक ही था वो बाहर आ गया, साथ एक आर था, आर लिख दिया प्लस। अब इधर देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 का टेबल कॉमन आएगा क्योंकि 3 का टेबल 21 और 9 दोनों पे जाता है। अब इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, तो क्यों तो कॉमन नहीं आ सकता। आर इधर भी है, आर इधर भी है, तो आर कॉमन आ सकता है। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम गया और क्यों इसी तरह आ गया, आर एक ही था बाहर आ गया प्लस। 3 का टेबल 9 पे जो है 3 टाइम जाता है, आर 2 थे, एक आर बाहर गया तो एक आर बच गया। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये सेम आ गए, ये दो फैक्टर बिल्कुल सेम है तो नहीं कॉमन ले लें। 7 क्यू प्लस 3 आर को कॉमन ले लिया, इधर आपके पास क्या बचा 7 क्यू प्लस 3 आर आ गया। अब देखो जी बिल्कुल सेम आ गए, जब ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए तो आप इसको लिख सकते हो 7 क्यू प्लस 3 आर का होल स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह आपके पास आंसर आ गया। इसका एक और शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये वाली वीडियो यहाँ पे पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें, यहीं पर मैं एक दो स्टेप में एक क्वेश्चन ये वाला दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ। तो अभी देखिए जी हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इस वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। अब क्या है कि अभी यहाँ पर मैं एक फार्मूला बनाऊँगा, वो बनाऊँगा जी ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 2a भी आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने इस शक्ल में होल का स्क्वायर बनाना है। तो ये देखो 49 जो है 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 7 क्यू स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 क्यू को होल स्क्वायर। क्यों कि जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो 7 का स्क्वायर जो 49 हो जाएगा और क्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये वाला इस तरह लिख लेना, फिर आप तीसरे नंबर पे आ जाए। इससे पहले प्लस है, प्लस का साइन लिखते। अब देखो 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 और आर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 9r स्क्वायर को मैं अगर लिख दूँ 3r का होल स्क्वायर, तो जब मैं ओपन करूँगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और r के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो प्लस 2 है ना, ये फार्मूले का प्लस 2 है। अब ए बी है ना, ए बी का मतलब है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो भी लिख दो और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना इसको भी ध्यान लिख दो, इस वाली वैल्यू को भी लिख दो और इस वाली वैल्यू, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखें आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे वो किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ मैं कि हेयर ए इज इक्वल टू 7q एंड बी इज इक्वल टू 3r है। ठीक है, देखें ए की जगह 7q है और बी की जगह 3r है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि पता चले। तो इसका क्या होता है 7q प्लस 3r, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 7q प्लस 3r का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाई हुई, मैं जल्दी से डायग्राम बना रहे तो एक पैरेललोग्राम उसने बनाई हुई है, ऐसी शक्ल की एक पैरेललोग्राम है। यहाँ उसने एक हाइट दे दी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है जी, ये दी है जी 12 सेंटीमीटर दे दी है और ये है 15 सेंटीमीटर आ गया और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी BC है। इसमें उसने क्या हमसे पूछा है जी, एरिया पूछा है और पेरीमीटर पूछा है। क्योंकि जी पैरेललोग्राम है तो हम पहले सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है जी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है जी, अब बेस हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है बेस है। बेस हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बल्कि ऊपर लिख दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, यस भाई। बेस जो है वो मेरे पास कितनी है जी 10 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो मेरे पास कितनी है जी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखो बेस 10 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 10 120 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह मेरे पास इसका एरिया तो आ गया हो गया। ठीक है जी, एरिया आ गया। अब हमने चलना है जी पैरामीटर। अब पैरामीटर का क्या होता है, पैरामीटर इसने कहा है ना, दूसरी बात है
पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स हैं ना उनको जमा करने से पेरीमीटर बनता है। जैसे क्या है कि आपके घर के ऊपर छत के ऊपर जो चारों साइड पे क्या लगी होती है, दीवार लगी होती है, वो एक पेरीमीटर होता है। जबकि अगर एरिया की बात करें तो आपके छत के ऊपर पूरी जो कंक्रीट डली हुई है ना, बजरी रेत सीमेंट वगैरह जो डला हुआ है वो पूरा बिल्कुल कवर हुआ है, वो एरिया होता है। जबकि चारों साइड पे जो दीवार है आपके छत की वो पेरीमीटर है। अब देखें जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अब ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अगर ये ए बी 15 है तो डी सी या सी डी बी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। अगर बी सी 10 है तो ए डी बी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसलिए इन सारी साइड को हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। देखिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर प्लस कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है, प्लस अगेन 15 सेंटीमीटर है, और फिर क्या है 10 सेंटीमीटर आ गए। आप इसको यूँ भी लिख सकते थे 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ या हाइट, क्योंकि देखो 2 लेंथ हैं और 2 ही ब्रेड्थ हैं या वेड्थ हैं, जो आप लिखना चाहें, ठीक है जी। अब हमारे पास ये हो गया जी, 15 में 15 ऐड करो 30 और 10 में 10 ऐड करो 20, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, यानी 15 में 10 ऐड किए 25 में 15 ऐड किए 40 में 10 ऐड किए 50, तो 50 हमारे पास क्या हो गया, सॉरी स्क्वायर नहीं होता, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर कभी स्क्वायर में नहीं होता। एरिया इसलिए स्क्वायर में होता है क्योंकि सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए इसकी पावर 2 आ जाती है, जबकि यहाँ एडिशन होती है, पावरें ऐड नहीं होंगी यूनिट की, यहाँ पावरें यूनिट हैं उनकी पावर ऐड होती हैं क्योंकि वापस में मल्टीप्लाई होती है। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट आ गया जी, कौन सा पार्ट आ गया जी, इसका 5A कर लिया। अच्छा इसमें हमारे पास अब आ जाता है जी 5 का B पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 है जो है, और इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन है आगे पार्ट 5 और 6, ये भी हम चलेंगे जी पेपर पर सॉल्व करेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 8 में से दिया गया सारा, वो दूसरा लाइन ग्राफ और पाई चार्ट है, तो वो लाइन ग्राफ में यहाँ पे आपको जितना मर्ज़ी समझाता रहूँ आपको इतना बेहतर समझ नहीं आएगा। जब मैं ग्राफ पे आपको बना के दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो ये वाले जो 2 क्वेश्चन हैं और जो हैं उनको हम करेंगे इस पे। तो चलते हैं हम अभी पेपर और ग्राफ पेपर पर। अच्छा तो स्टूडेंट भी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि द टेबल शोज़ द मैथ्स ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 10 मंथ। अब क्या हुआ कि वो एक बेबी के बारे में ज़िक्र कर रहा है कि एक बेबी है जो पैदा होता है, जो पैदा होता है तो उसका वज़न जो है 3.7 kg बर्थ, यानी जब पैदा हुआ तो उसका वज़न जो क्या है 3.7 है पहले महीने में, दूसरा महीना है उसमें 3.8 हुआ है, तीसरे महीने में उसका 4.7 वज़न हो गया, चौथे में 5.4 हो गया, पाँचवें में 6.6 kg हो गया, छठे महीने में 8.2 kg हो गया, सातवें महीने में 8.3 kg और आठवें में 8.2 kg हो गया, नौवें महीने में 8.7 kg हो गया और 10वें महीने में 9.4 kg हो गया। ये जो है बर्थ से लेकर यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर 10वें महीने तक उसका जो वज़न है kg में वो इस तरह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब वो कह ये रहा है, हम आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल ड्रा अ लाइन ग्राफ टू शो द मैथ ऑफ अ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू 10 मंथ्स। कह रहा है कि भाई क्या करें कि बच्चा जब पैदा हुआ है उससे लेकर 10वें महीने तक एक तो लाइन ग्राफ ड्रा करें, ये वाला हम बाद में ड्रा करते हैं वो नोटबुक पे, पहले ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें कह रहा है कि बिटवीन विच 2 मंथ्स वाज द इंक्रीज़ इन द मैथ ऑफ द बेबी द लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा जो वज़न है इंक्रीज़ किस महीने में हुआ है, वो 5वें और छठे में हुआ, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर तीसरी बात करते हैं स्टेट द मंथ इन विच देयर वाज अ डिक्रीज़ इन द मैथ ऑफ द बेबी, कि जो बच्चे का वज़न है वो किस महीने में कम हुआ है, तो वो 8th मंथ यानी 8वें महीने में उसका वज़न कम हुआ है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह कम हुआ है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका जो ग्राफ है उसकी तरफ चलते हैं, लाइन ग्राफ। तो
ये देखें हमारे पास ये नोटबुक पे मैंने पहले से कुछ पॉइंट ड्रा करके रखे हुए हैं ताकि टाइम कम से कम लगे और हम उसको ड्रा कर। अब ये देखें हमारे पास क्या है कि इस तरफ जो है ना मेरे पास 1 से लेकर 10 तक क्या है मैथ्स केजी है और मैथ्स इन केजी है, और इस तरफ 1 से लेकर 10 तक मैंने मार्किंग की हुई है और नंबर ऑफ़ क्या है मंथ्स है। ग्राफ बनाना है इसका, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरह इसको किया। ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको, ये देखें थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। अब ये देखें इसमें, अब ये अगर ये देखें तो ये वाला क्या है यानी ओरिजिन पॉइंट है। इसमें अगर देखें तो ये जो 5 स्मॉल बॉक्स है ना, देखो 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला मेरे पास क्या है ऊपर को जो है ये वाई एक्सिस है। ये देखो एक्स एक्सिस में मैं देखूं तो 5 स्मॉल बॉक्स जो थे उनको मैंने 1 कहा है, फिर देखो आगे 1 2 3 4 5, फिर 5 जो है इसको 1 कहा है तो 1 और 1 2 हो गए। इस तरह जो एक्स एक्सिस पर स्केल है वो 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह अगर मैं ऊपर ये जो मेरे पास लाइन है जो वाई एक्सिस की है, इस पर अगर आप देखें तो ये देखो 1 2 3 4 5, इस तरफ भी मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को क्या कहा है 1 kg की इक्वल कहा है, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 kg एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है, ये ऊपर जो है मैंने लिखा हुआ है इसका स्केल, आप लोगों ने भी ऐसे ही स्केल लिखना है। क्या लिखना है जी, ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 kg। तो ये तो हमारे पास होता है जी इसका स्केल होता है। अब हमारे पास क्या है कि जी ये पॉइंट कैसे ड्रा किए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब साथ साथ हम टेबल मैं इधर आपको दिखाता हूँ और साथ साथ इसको मैं ड्रा करता हूँ। अब ये देखें जो मेरे पास है पहले महीने में, ये देखो फर्स्ट मंथ में उसका वज़न कितना है 3.7 kg है। तो पहला जो ये वाला मैंने पॉइंट लगाया ये 3.7 पे लगाया। अब कैसे लगाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 3 है, अब 3 से ऊपर जो है हमारे पास क्या है कितने जो ये बॉक्सेस हैं, ये देखो 3 से ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, यानी 3 और 4 के दरमियान क्या है 5 बॉक्सेस हैं, और 3 और 4 के दरमियान टोटल जो डिफरेंस है दैट इज़ 10, मतलब 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड देन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे पास जो एक छोटा सा जो बॉक्स है ना उसको मैंने क्या कहा हुआ है 2 कहा हुआ है, यानी 3.2 कहा हुआ है। अब ये देखिए ये वाला मेरा हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.4, ये वाला हो जाएगा 3.6, ये वाला हो जाएगा 3.8 और आगे फिर 0.2 ऐड करूँगा तो 3.10 मतलब 4। तो अब क्या है कि मेरा 3.7 है, तो अगर 3.7 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा 3.2 है, यहाँ पे मेरा 3.4 है, यहाँ पे मेरा 3.6 है, और इससे ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट है ये वाली जो लाइन है ये 3.8 है। तो मुझे मेरा जो पॉइंट है वो 3.7 है, यानी 6 से ऊपर है और 8 से पीछे है। तो ये 3.6 ये है, ये वाली लाइन है, 3.6 ये वाली लाइन है 3.6, और ये ऊपर वाली लाइन जो है ये 3.8 है। तो दरमियान में 3.7 बनेगा। तो ये देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बिल्कुल दरमियान में मैंने पॉइंट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 3.7 बन रहा है। ठीक है, तो पहले महीने में ये देखो फर्स्ट मंथ था, पहले महीने में उसका वज़न देखो, पहले महीने में उसका वज़न कितना इंक्रीज़ हुआ। ये देखो बिल्कुल ये जो फर्स्ट मंथ वाली ये वाली लाइन थी, इसी लाइन को मैं ऊपर लेके गया और 3.7 जो मेरा यहाँ आ रहा था इसके बिल्कुल सामने ये जो दोनों जो आपस में क्रॉस कर रहे थे, तो ये वाला पॉइंट मैंने ड्रा कर लिया जिसका जो 3.7 पे। अब आप आ जाएं जी दूसरे पे। अब दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है ये देखें 3.8 है दूसरे महीने में। ये देखो दूसरे महीने में मेरे पास वज़न कितना है 3.8 है। तो ये देखो दूसरे में ये दूसरा महीना है और इसका वज़न 3.8 है, तो ये तो आसान है ना। ये देखो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है जी, यहाँ पे मेरे पास है 3। अब ये देखो यहाँ पे 3.2 3.4 3.6 3.8 और ये 4। तो ये देखो 3.8 यहाँ पे बनता था, तो इसमें मैंने जो है डॉट लगा लिया, निशान लगा। अब देखो
नंबर 3 है। अब देखो नंबर 3 पे मैं अब देखूँ तो ये मेरे पास नंबर 3 पे उसका कितना है 4.7 है। तो देखो नंबर 3 पे मैंने 4.7 पे जाना है, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास 4 है, 4.2, 4.6, 4.2, 4.4, 4.6 और ये वाला 4.8 है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस जगह मेरे पास 5 है। ये देखो बिल्कुल ये यहाँ सामने आओ तो यहाँ मेरे पास क्या है 5 है। तो 5 से पीछे यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ 7 है। 8 है और 0.7 के बिल्कुल दरमियान में 3.7 बन रहा था, तो मैंने ये वाला लिया। अब 4 पे अगर मैं बात करूँ तो 4 पे मेरे पास 5.4 बन रहा है। ये देखें, ये देखें 4 पे मेरे पास क्या बन रहा है 5.4 बन रहा है। तो ये देखो 4 पे मैंने 5.4। ये देखो मेरे पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली 5 है ना, तो 5.4 है। तो ये देखें 5.2 और 5.4। अच्छा ये गलती से मैंने नीचे लगा दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला मैं क्रॉस लगा देता हूँ ताकि बाद में मुझे पता चले कि ये वाला है। तो क्योंकि ये देखो ना, इस लाइन से जैसे ये वाली लाइन है ना, ये 5 वाली है। ये देखो मैं इसी लाइन से जब आगे आता हूँ तो ये तो मेरा 5 आ गया, ये मेरा 5.2 आ गया। तो ये 5.2 नहीं है बल्कि 5.4 है। तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है 5.4। अब 5 पे मेरे पास इसका क्या आ रहा है 6.6 आ रहा है। ये देखें मेरे पास आगे 5 पे 6.6 है। तो ये देखें 5 पे मेरे पास 6.6 है। ये देखें यहाँ से मैं आया, यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 6, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6.2, यानी पहले वाला जो स्मॉल बॉक्स है उसका यहाँ पे 5.2, फिर इधर जो है 5.4 और ये हो गया जी 5.6 नीचे से, यानी कि 3 खाने 1 2 3 बॉक्सेस जो हैं वो 6 होते हैं। तो ये देखो 5.6 आ गया। अब देखो आगे मेरे पास अगर 6 पे मैं बात करूं तो मेरे पास 6 पे कितना बन रहा है 8.2 बन रहा है। तो 8.2 देखो 6 पे, ये देखिए मेरे पास 6 है, 6 पे जब मैं जाता हूं तो मेरे पास 8.2 है। ये देखें ये वाली लाइन ये पूरी 8 पे है ना, थोड़ा सा नीचे कर ले तो ये देखें ये वाला मेरे पास क्या है 8 है। 8 से देखो यहाँ पे मेरे पास 8 है, तो 8 से ऊपर एक बॉक्स 2 की इक्वल है, तो 8.2 ये आ गया, तो इसलिए मैंने ये 8.2 लगा दिया। इससे आगे देखें तो मेरे नेक्स्ट जो है वो 8.3 है। ये देखें 8 उससे जो 7 वाला है ये देखो 8.3 है और 8 वाला देखो 8 वाला 8.2 है। तो देखो अब मैंने 8.3 और 8.2 पे लगाने हैं, ये दोनों, इसलिए मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। आगे मैं दोनों पॉइंट एक साथ 8.2 और 8.3। 8.2 तो हो गया, 8.3 और 8. हाँ ठीक है 8.3 और 8.2। अब देखो किस पे है जी 8.3 7 पे। ये देखो ये देखो मेरे पास 7 है। अब ये देखो 7 की मैं यही लाइन जब मैं ऊपर जाऊंगा ना 7 की, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि पूरा ताकि नज़र, ये देखें ताकि सारे पॉइंट आपको नज़र आ जाए। अब देखिए जी 7 पे मैंने 8.2 लगाना है, 8.3 लगाना है। ये देखो 7 है, ये देखो 7 से ऊपर मैं जाऊं और ये मेरे बार आ रही है जी लाइन 8। अब देखो ये 8 पे मैं बिल्कुल यहाँ पे जब आता हूँ तो ये वाली लाइन देखो बिल्कुल यहाँ से देखो ना, ये बिल्कुल 7 के टॉप पर है। ये देखो 7 वाला पॉइंट। अब देखो मेरे पास 8 ये है, 8.2 पहला खाना होगा और यानी एक बॉक्स है और ऊपर वाला बॉक्स ऊपर टॉप पे उसका क्या बनेगा 8.4 बनेगा यहाँ पर, लेकिन मेरे पास 8.3 है। तो इसलिए मैं यहाँ 8 है, यहाँ 8.2 है, तो 8.3 इस ये जो वाला बॉक्स है इसका हाफ बनेगा, तो इसलिए ये 8.3 हो गया। इससे अगला जो पॉइंट 8 है, 8 पे 8.2 बन रहा है। ये देखो 8 पे 8.2, 8.2 तो आसान है। ये देखो यहाँ 8 है और इस जो पहला बॉक्स है उसका टॉप पे 8.2 बन जाएगा। उसके बाद 9 पे जो है वो 8.7 है। ये देखें मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें 9 पे 8.7 है। तो ये देखो जब 9 है, 9 पे सीधा ऊपर जाओ तो 8.7। ये देखो यहाँ पे हो गया जी मेरे पास 8 है ना, यहाँ 8.2, 8.4, 8.6 और 8.8 ऊपर है ना, 8.6 यहाँ पे और 8.6 और 8.8 के, यानी इस पूरे खाने के बिल्कुल दरमियान में जो है ये एक पॉइंट बनेगा। लास्ट 10 पे जो है वो 9.4 है। मैं जो शो भी कर, ये देखो जो 10वां महीना है उसमें उसका वज़न हो गया 9.4। ये देखो 10वें में 9.4 तो बहुत आसान है। यहाँ पर मेरे पास बन रहा है जी, ये देखिए 9 बन रहा है। यही लाइन जब आप इधर से आगे लेके आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 9.2 और 9.4, तो इस तरह मेरे पास ये क्या हो गए डॉट बना लिए। अब लाइन ग्राफ बनाना है तो लाइन ग्राफ को सिंपल सी बात है, आप क्या करें कि डॉटेड से इन लाइन को क्या करें ज्वाइन कर दें आपस में। ये देखो इधर आ गए, पहला पॉइंट है इधर, इधर आ गया, ये वाला जी इधर आ गया,
इसको इधर ज्वाइन कर दें। इन पॉइंट ये जो है ना, इनको आपस में आप ज्वाइन करते जाएं और ये सारे आपके पास क्या होते हैं, ग्राफ बन जाता है, लाइन ग्राफ। इस तरह ये आपके पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो समटाइम ये वाली लाइन इधर भी जोड़ देते हैं इस तरह, अगर जोड़ दें तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से कर दें तब भी ठीक है, लाइन ग्राफ जो है आपका बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पॉइंट उसने क्या कहा था कि जी लाइन ग्राफ बनाएं। ये देखो लाइन ग्राफ हमने बना ली। अब ये जो 5 और 6 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। ये साथ मैंने इसका सारा डेटा तफसील से लिखा है, आपने बेशक ऐसे आपको समझाने के लिए। अब ये देखें यहाँ पर पहला और दूसरा, पहले से दूसरे महीने में देखना है मैस एंड डिफरेंस, यानी उसका वज़न में कितना है। अब देखो दूसरे महीने में 3.8 था, पहले में जो है 7 है, पहले में 3.7 है, दूसरे में 3.8 है। ये देखें ये वज़न है ना, पहले में 3.7 और 3.8। तो देखो 3.8 से 3.7 में डिफरेंस देखा तो कितना है, 0.1 का। इसी तरह दूसरे और तीसरे महीने में जो डिफरेंस आया, अब देखो तीसरे महीने से दूसरे महीने का जो है निकाला, तीसरे महीने में 4.7 था, दूसरे में 3.8 था, तो वज़न में कितना डिफरेंस आया, 0.9, यानी 0.9 उसका बढ़ा। फिर देखो आगे चौथे और तीसरे में जो डिफरेंस है वो इन दोनों में, यानी इस तरह, यानी पहले और दूसरे महीने में इतना था, तीसरे में इतना, चौथे, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस तरह यानी उसका वज़न बढ़ रहा था, पहले महीने में के बाद इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना, इस तरह बढ़ते बढ़ते 10 महीने में, यानी किस तरह उसका जो टोटल वज़न था हर महीने बढ़ता रहा। लेकिन एक पॉइंट है जिसमें उसका वज़न कम हुआ, वो ये है, ये वाला महीना। ये देखें कैसे कि 8.2 उसका था ना जी, 8.2 उसका 8वें में था, 7वें में 8.3 था, 7वें महीने में ये देखें 7वें महीने में 8.3 था, तो 8वें में क्या हो गया, 8.2 हो गया। यानी 7वें से 8वें महीने के दरमियान जो वज़न है उसमें क्या हुई, कमी हुई 7वें से 8वें महीने में। तो 8वें महीने में असल में बच्चा जो था उसका वज़न कम हुआ। तो अब ये देखें कि इधर हमने क्या लिखा, स्टेट द मंथ इन विच देयर वाज अ डिक्रीज़ इन द मैस ऑफ अ बेबी, तो हमने लिख दिया 8, यानी 8वें महीने में उसका वज़न कम हुआ। अब इस वाले में उसने पूछा कि बिटवीन विच 2 मंथ्स वाज द इंक्रीज़ इन द मैस ऑफ द बेबी द लार्जेस्ट, कह रहा है कि किन 2 महीने में बेबी का वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो सिंपल सी बात है, अब ये देखें इसमें देखो, इसमें 0.1 है, 0.9, 0.7, 1.2, 1.6, फिर 0.1, जी तो यहाँ तो कम हुआ 0.7, 0.5 और 0.7। यहाँ तो देखो सारे जो हैं इसमें देखो ये वाला ये सारे 1 से क्या हैं, कम हैं, ये सारे 1 से कम है। अब देखो इधर कितना बढ़ा, 1.2 बढ़ा, इसी तरह यहाँ 1.6 बढ़ा। तो कौन सा महीना है, 5वां और छठा वो महीने हैं जिनमें बच्चे का वज़न जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए ये देखो हमने लिख दिया कि 5 और 6, यानी 5 और 6 जो मंथ हैं उनमें क्या है कि बच्चे का वज़न जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको हमने कंप्लीट किया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 उसने एक ग्राफ दिया हुआ, कह रहे हैं अ बार ग्राफ इलस्ट्रेटेड द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन। अब ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्स हैं, ये देखो 0 से लेकर उसने 30 तक दे दिए, और इधर देखो उसने क्या दिया, नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, यानी कि एक पहली गाड़ी है उसमें कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में 25 लोग हैं, तीसरी गाड़ी में 20 लोग हैं, चौथी गाड़ी में 30 लोग हैं, 5वीं गाड़ी में जो है वो 20 लोग हैं। तो ये उसने हमें बता दिया ग्राफ की शक्ल में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन द सर्वे, टोटल गाड़ियाँ जो सर्वे हुआ है उसमें टोटल गाड़ियाँ कितनी थी। अब देखो जो नंबर ऑफ़ पीपल, ये देखो एक गाड़ी, नंबर ऑफ़ पीपल इन द कार, अच्छा ये 20 गाड़ियाँ, सॉरी 20 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें एक बंदा था। ये शायद मैंने पहले कुछ इसको एक पहली गाड़ी कह दी, लेकिन ये क्या है, एक बंदा है। नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं। ये देखो ना, कार तो इस तरफ है ना, गाड़ियाँ कितनी हैं, 20 ऐसी हैं जिनमें कितने लोग हैं, एक बंदा है। 25 गाड़ियाँ हैं जिनमें 2 बंदे हैं, 20 गाड़ियाँ जिनमें 3 बंदे हैं, और 30 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 4 बंदे हैं, और 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 5 बंदे हैं। तो टोटल जो बंदे हैं, देखो इधर कितने बंदे हैं, इसमें क्या फाइंड करो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन द सर्वे। अब देखो 20 गाड़ियाँ, 20 और 25, फिर 20, फिर 30, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। ये देखो हमने पहले इन सारी साइड पे जो कार्स हैं, ये देखो ये वाली गाड़ियाँ 20,
फिर देखो ये वाली 25 ऐड की, फिर ये वाली देखो 20 ऐड की, फिर ये देखो ये वाली जो है 30 गाड़ियाँ वो ऐड की, और ये वाली जो है 25 हैं, इन गाड़ियों को ऐड किया। तो टोटल गाड़ियाँ हमारे पास कितनी बनी 120। तो ये हमने आगे लिख दिया जी 120 गाड़ियाँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल द कार्स। कह रहा है टोटल बंदे कितने हैं इन गाड़ियों में। तो टोटल बंदे जो हैं 375 हैं। कैसे 375 हैं? अब देखो पहली वाली गाड़ी में 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें एक बंदा है, तो 20 गाड़ियों में एक बंदा है तो 20 गाड़ियों में 20 बंदे हो जाएंगे। ये देखो मैंने 20 लिख दिया। अब 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 2 बंदे हैं। अगर 25 गाड़ियों में 2 बंदे हो तो टोटल बंदे कितने दो हो जाएंगे 50। अब देखो ये कितनी गाड़ियाँ 20 ऐसी गाड़ियाँ जिनमें कितने बंदे हैं 3 बंदे हैं, तो 23 × 60। अब देखो 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में कितने हैं 30 बंदे हैं, तो टोटल 4 3 × 12 तो 120 बंदे हो गए 120। अब देखो 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कितने बंदे हैं 25, तो 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में 5 बंदे हैं, तो 25 5 × 125। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 375 बनता है। तो पार्ट ए पार्ट बी भी हो गया। अब पार्ट सी में कहता है, अब पार्ट सी में वो कहता है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ कार्स सर्वेड। अब कह रहा है कि ये बताएं कि वो गाड़ियाँ जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा बंदे हैं। तो देखो इसमें तो 3 बंदे हैं। अब 4 बंदे किस गाड़ियों में, यानी 4 बंदे ऐसे कितनी गाड़ियों में है 30 गाड़ियों में 4 बंदे हैं, और फिर 4 से कह रहा है कार विद 4 और मोर, यानी 4 या 4 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं उनकी तादाद कितनी है। देखो 30 गाड़ियों में 4 बंदे हैं और 25 गाड़ियों में 5 बंदे हैं। तो टोटल देखो क्या हुआ 30 × 25 यानी 30 + 25 = 55, यानी 55 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें उसने कहा था नंबर ऑफ़ कार्स। तो हमने बताया कि 55 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें या तो 4 बंदे हैं या 4 से ज़्यादा हैं। तो अब कह रहा है कि परसेंटेज निकालो। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज हमने निकाल दी। आपने नीचे इसी तरह लिखना है परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ कार सर्वेड जो है वो हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी 55, यानी नंबर ऑफ़ कार्स विद 4 और मोर पीपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ कार्स। टोटल नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है 120 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो जिस वैल्यू को निकाल रहे होते हैं ना परसेंटेज, वो यानी कि हमने निकाली है 4 या 4 से ज़्यादा गाड़ियों की तादाद की। तो 4 या 4 जिनमें 4 बंदे हैं या 4 से ज़्यादा बंदे हैं, तो 55 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा बंदे हैं। तो इसलिए 55 यानी 55 ऊपर रखा और डिवाइड बाय विद टोटल के साथ परसेंटेज टोटल के साथ निकले। टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5500 आ जाता है। नीचे देखो 120 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो और नहीं सिर्फ परसेंटेज का साइन आएगा क्योंकि 100 तो 55 से मल्टीप्लाई हो तो भी तो 5500 हो गया ना। अब 5500 को 120 पे डिवाइड करो तो 45.83% आता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो पार्ट सी है वो भी हमने कर लिया। अब अच्छा तो स्टूडेंट अभी हमारे पास क्या है कि ए बी सी तो हो गए हैं, अभी हमारे पास आ गया जी पार्ट डी। अब देखो पार्ट डी में कह रहा है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी एंगल ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। और जो ये जो डेटा है ऊपर हमारे पास इसको हमने ड्रा पाई चार्ट पे बनाना है। तो अभी देखें यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दूं कि ये देखिए मैंने इसका कुछ एंगल ऑफ सेक्टर निकाले, कैसे निकालें ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये डेटा किस तरह मैंने लिया ये आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अब देखो ये जो पहला कॉलम है इसमें देखिए तो नंबर ऑफ़ पीपल इन अ कार, यानी नंबर ऑफ़ पीपल इन अ कार के जो लोग हैं कार में कितने हैं और नंबर ऑफ़ कार्स कितनी हैं और एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकाला है। अब नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखो 1 यानी 20 कारें ऐसी हैं 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें एक बंदा है एक बंदा है। 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 2 बंदे हैं। 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 3 बंदे हैं। 30 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 4 बंदे हैं और 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 5 बंदे हैं। तो टोटल जो गाड़ियाँ हैं दैट इज़ इक्वल टू 120 हैं। टोटल गाड़ियाँ हमारे पास 120 हैं। तो अब हमने इसका क्या निकालना है एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है जी। अब एंगल ऑफ सेक्टर जो हमें निकालना है वो इस तरह है कि किस तरह निकल। अब देखो
ये जो है पहला है नंबर ऑफ, यानी कि जहाँ एक बंदा है और 20 गाड़ियाँ हैं, इनका जो जैसे अपन एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्स, क्योंकि कार के हिसाब से हम ये इसका एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्स को हमने ऐड कर लेना है। यानी इस डेटा को सारा को हमने ऐड किया, दैट इज़ 120 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हमने 120। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया जी 120, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ये 20 है, और इन सारी वैल्यूओं का नीचे हमने क्या लिख दिया सम, दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्यों? क्योंकि जब इसका जो एक कंप्लीट सर्कल होता है यूँ, यानी कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है, जैसे हम पाई चार्ट का हम ड्रा करेंगे तो उस पूरे का जो एंगल ऑफ सेक्टर जो पूरा बनता है दैट इज़ 360। वो ये भी अभी आगे आके मैं आपको बताऊंगा कि ये 360 कैसे होता है और किस तरह टोटल आता है, ये भी अभी देखिए आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दूसरा देखो हमारे पास 25 है, हमने क्या लिखा जी 25 डिवाइड बाय जो टोटल हमारे पास सम आया दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 360। 120 का टेबल 360 पे जो है 3 टाइम जाता है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। जैसे ये वाला था 25 था, तो देखो 25 ऊपर रखा और 120 नीचे रखा और 360 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 का टेबल 360 पे क्या हो गया 3 टाइम गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75। इसी तरह इस 20 की जगह हमने क्या लिखा 20, और नीचे जो है इसका इन सारी जो वैल्यू है इनका सम जो है 120 वो आ गया और 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। 120 का टेबल 360 पे 2 टाइम गया, 20 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। इसी तरह 30 है तो 30 डिवाइड बाय टोटल सम दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 120 और 360 आपस में कैंसिल होंगे, 3 आ गया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। अब इसी तरह 25 जो है, अब 25 इसी तरह आ गया, टोटल इनका जो सम है वो क्या हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 120 का 360 भी 3 टाइम जाता है, 25 3 ज़ा 75। अब अगर आप अपने पास कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 60 75 60 90 75 इन सारे एंगल को ऐड करो तो 360 बनता है। ये ऑटोमेटिकली देखो 360 आ गया, जो हमने 360 मल्टीप्लाई किया है ना, जिस एंगल ऑफ सेक्टर निकाला है। अभी देखिए मैं जब इस पूरे को मैं पाई चार्ट पे ड्रा करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि 360 ये जो सारे एंगल बनेंगे पूरे का पूरा 360 कैलकुलेट होके आ जाता है। अब 60 में ऐड करो 75 में ऐड करो 60 में ऐड करो 90 में 75 ऐड करो, इन सारी जो 5 वैल्यू हैं इनको ऐड करोगे और ये 360 आएगा, और यही एंगल ऑफ सेक्टर है। एंगल ऑफ सेक्टर जो है क्या कि हमारे पास क्या होता है कि पूरा जो है एक जैसे ये हमारे पास क्या है एक, वैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, अभी मैं पूरा ड्रा करके दोबारा बताऊंगा आपको। ये देखिए हमारे पास जब कंप्लीट एक सर्कल होता है वो 360 के होता है, तो ये इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना इनको कहते हैं सेक्टर। मतलब एक पूरे पार्ट को डिवाइड कर देना छोटे छोटे हिस्सों में, उसको सेक्टर कहते हैं। जैसे आपके पास कोई केक है या आप जैसे घर में पिज़्ज़ा लाते हो तो पिज़्ज़ा में क्या होता है कि वो जो कटिंग की होती है ना एक्चुअली वो सेक्टर ही होते हैं। तो अभी देखें हम क्या करते हैं कि इसका पाई चार्ट बनाते हैं। अब हम बनाने लगे हैं जी पाई चार्ट, बनाते कैसे हैं वो हम बनाते हैं। ये हमारे पास जी आ गया जी कंपास। हमने क्या करना है यहाँ से जी, ये देखिए देख लेते हैं पूरा हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये देखिए हमारे पास है। अब हम इसका पहले एक कंप्लीट देखिए, आप जितना मर्जी खोल लें, एक बहुत छोटा भी ना खोलें और बहुत ज़्यादा इसका मुंह भी ना खोलें, इतना खोलें देखने में अच्छा लगे या पेज के ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा ना खोलें कि इतना बहुत बड़ा हो जाए, आपको एंगल ऑफ सेक्टर बनाने के लिए मसला हो। तो आसान होता है कि आप एक ख़ास किस्म का बना लें। इतना ज़्यादा कोई फ़िक्स नहीं है कि आप इतना खोलें, मतलब कुछ अपनी मर्ज़ी से खोलें। अब ये देखो मैंने कंपास खोला हुआ है। अब इसका क्या किया जी, मैंने एक सर्कल लगा लिया। ये देखिए ये जो मैंने सर्कल लगाया है ये पूरा जो सर्कल है वो ये क्या कहलाता है कि 360 के इक्वल होता है। ये मैं पाई चार्ट बनाने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने लगा लिया। ये मेरे पास जो दरमियान में जहाँ से मैंने लगाया ना उधर मैं एक डार्ट लगा लेता हूँ ताकि यह आ जाए। ठीक है जी। अब क्या करूँगा मैं, अब स्केल रख के मैं ये करता हूँ कि एक यूँ लाइन लगा लेता हूँ इसकी। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक लाइन में लगा लेता हूँ। ये देखिए एक तरफ अपने पास से लाइन लगा लेता हूँ। लाइन देखो लगाने का मकसद ये है कि ये देखो ये वाली लाइन इसलिए लगाई है कि एंगल मैंने जहाँ से शुरू करना है ना, तो लाज़मी बात है मुझे पता हो कि कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अब ये है, अब पहला एंगल मेरे पास कितना है 60 डिग्री का, तो मैं यहाँ पे 60 का बनाऊँगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये मेरे पास ये प्रोटेक्टर आ गया। अब ये अगर देखें प्रोटेक्टर में, मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे ये जो देखो ना जो क्रॉस बना हुआ है ये वाला, ये देखो
ये जो लाइन आ रही है नीचे 90 वाली और एक ये लाइन, ये प्लस सा बना हुआ है, इस प्लस का जो है ना दरमियान बिल्कुल सेंटर, इसको आपने हमेशा किस में रखना होता है, इस डॉट पे रखना होता है जो तो मिडिल डॉट है। तो ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल डॉट पे रख दिया और इसके साथ ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को आपने किस लाइन पे रखना होता है, इस लाइन पे रखना। अब ये देखिए मेरे पास ये यहाँ आ गया और इधर ये देखिए मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा 60 पे, ये देखें ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये देखो 60 आ रहा है। तो ये देखो 60 वाली जो लाइन है इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक डॉट देखो मैंने लगा लिया। ये देखो मेरे पास ये वाला डॉट है। अब इस डॉट को मैं स्केल रख के सेंटर के साथ क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। ये इस डॉट को मैंने करना। अब ये कितना बन गया जी, ये मेरे पास 60 डिग्री बन गया। इधर मैं लिख दूँगा 60 डिग्री। अब 60 के बाद देखें ये वाला जो है 60 मैंने बना लिया। अब किसकी बारी है, 75 की। अब 75 की है तो देखो मैं 75 बनाऊंगा। अब अगेन मैं, लेकिन अब मैं ये वाली लाइन यूज़ करूँगा, ये वाली लाइन। अब इस पर मैं उसी तरह जिस तरह मैंने पहले लिखा है इसी तरह ये डॉट क्रॉस डॉट में आ जाएगा। और ये देखो ये वाली लाइन जो है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गई है और यहाँ पे जो डॉट है वो क्रॉस वाली इस वाली जगह पर आ गया। और अब मैंने कितना बनाना है जी, 75 वाला। ये देखो 75, ये देखो मेरे पास 70 है और ये मेरे पास 80 है। तो 70 और 80 के दरमियान में ये देखें ये थोड़ी सी बड़ी लाइन नज़र आ रही है। ये है हमारे पास 75, क्योंकि ये इसके बीच में 10 लाइंस होती हैं। 5 वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है। ये 75, ये देखो मैंने 75 वाला डॉट 75 आ गया। ये देखिए जी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डॉट है इसको मैं इधर नीचे इसके साथ ज्वाइन कर दूँ। वह आपने पेंसिल से बनानी है। मैं ज़रा ये पॉइंटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ज़रा कैमरे में ना आपको प्रोमिनेंट नज़र आए। अच्छा जी, अब मेरे पास बन गया जी एंगल 75 का। ये देखो 75 को बन गया, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब मेरे पास अगला क्या है 60। अब मैं 60 का बनाऊँगा। अब इसको थोड़ा सा मैं पेपर को ऐसे घुमा लेता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ये मेरी लाइन थी जिस पे 60 का बना था, 75 का बना था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कितना है, 75। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली लाइन को यूज़ करता हूँ, तो बना लेता हूँ। अब मेरे पास कितने का बनने का, 60 का बनेगा। ये देखें, ये वाला 60 है, 60 के ऊपर ये बन गया। अब मैं इसी से DC ने जो प्रोटेक्टर इसी से लाइन लगा लेता हूँ। ये देखो ये मेरे पास कितना बन गया जी, 60 बन गया। ये देखो 60 को मैंने बना लिया, इसको मैं टिक कर दूँ। अब मेरे पास कितना आ गया जी, 90 और 75। 90 बनाऊंगा तो पीछे खुद ब खुद 75 बच जाएगा, उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद ही बच जाता है पीछे। ये देखिए मेरे पास आ गई ये देखिए मेरे पास 75 है। ये देखिए मेरे पास 70 है और ये मेरे पास 80 है। ये 70 80, ये देखो ये दरमियान में ये वाली लाइन, ये 75 की। ये देखिए अब ये हो गया जी मेरे पास। ओ सॉरी नहीं, अभी 90 का बनाना है, सॉरी 75 का नहीं बनाना था, 90 का बनाना था, सॉरी एक बनाना था 90 का। तो ये देखिए मेरे पास वैसे 70 का इधर बना लेता तो 90 दूसरी तरफ बच जाता है बात, लेकिन एक आर्डर है उसी को फॉलो करते हैं। अब 90 का, ये देखिए 90 है, ये देखिए 90 है, ये देखिए 90 को मैंने लगाया जी डॉट, और इधर मैंने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जी 90। तो पीछे मेरे पास कितना बन गया जी, 75 बचेगा जो वो खुद ब खुद 75 बच जाता है। तो इस तरह मेरे पास ये क्या बन गया, पाई चार्ट। आप चेक करना चाहें तो चेक में भी इतने ही होगा। ये देखिए ये मेरे पास देखें
80 और 70 और 80 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, तो ये 75। अच्छा, ये वाला 70। ये बाज़ों का होता है कि जब आप ड्रा कर रहे होते हैं ना, तो हल्का सा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक लाइक प्लास्टिक का बना हुआ है, लाइक शीशा टाइप है इस टाइम, क्योंकि आप जहाँ से देख रहे होते हो तो हल्की सी लाइन आपको आगे पीछे नज़र आ रही होती है, या बाज़ों का प्रोटेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी रीडिंग में भी फ़र्क होता है, तो उसमें हल्का ऊपर नीचे अगर आपका 75 है, 72, 73 आ जाए और 73, 74 आ जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने आपका यूँ मेजर करके नहीं चेक करना होता, ना प्रोटेक्टर रख के चेक करना होता है। देखो जो टीचर्स होते हैं उनकी जो नज़र होती है वो भी बड़ी तेज़ होती है, जैसे ही वो देखते हैं तो उनको चीज़ नज़र आ जाती है। तो ये पूरा क्या था जी, प्रोसीजर था जो हमने फॉलो किया, और उसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, ये जो उसने क्या कहा था कि जी पाई चार्ट बनाओ और डी एंगल सेक्टर, ये एंगल अब सेक्टर निकालें, और ये हमारे पास क्या बन गया जी, पाई चार्ट बन गया। क्या हम लिख देते हैं पाई चार्ट, तो पाई चार्ट इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया। होप कि समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन है जी 3B है, जो कि आपके पेपर में भी, जो पास पेपर है उसमें ये क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट A है, जो कि एग्ज़ाम है आपके प्रीवियस एग्ज़ाम है ना, पास पेपर में आया हुआ है। अब वो क्या है, उसको हम जो है यहाँ पर उसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि एक ये छोटी साइड है, ये अच्छा ABCD है, ABCD और PQRS है। चलिए, ये पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर मेरे पास है, इसकी मैं वैल्यू यहाँ से देख के लिख लेता हूँ। ये 100 डिग्री है, ये क्या है जी, x डिग्री है। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरह है कि अच्छा, एक चीज़ है कि ये वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरे पास जो एंगल है वो कौन सा एंगल किसके इक्वल आ रहा है। अब ये वाली जो दो पैरेलल लाइन है ना, यूँ मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। ये देखो दो मेरी लाइन पैरेलल ड्रा कर लें, ये वाली लाइन यानी इस लाइन की क्या है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है तो है क्या कि इन ये वाली लाइन बेशक अगर आप आगे एक्सटेंड करें ना, यूँ जैसे मैंने यहाँ पर जो है कि इस तरह एक्सटेंड, अब इनको एक लाइन यूँ क्या है कि कट कर रही है। जब यूँ कट कर रही है तो इसमें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो क्या है 100, क्या है जी हमारे पास 100 डिग्री है। ठीक है जी, 100 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये पूरे का पूरा एंगल जो है वो कितने का बनेगा, 180 का होता है। तो 180 का ये हमारे पास ये P है, ये हमारे पास क्या है जी Q है। अब यहाँ पर जो एंगल है ये कितना बनेगा, 80 बनेगा। ठीक है, ये वाला 80 बनेगा, क्यों टोटल 100 होता है, 80 होते हैं ना स्ट्रेट लाइन, ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे के ऊपर कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। अगर 180 बनता है तो ऊपर 100 है तो नीचे 80 बनेगा। तो इसको सपोज मैं T अगर कह दूँ, इस वाली पोजीशन को T कह दूँ, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया, जैसे यहाँ मैंने T कह दिया, तो इधर ये हमारे पास S है और ये वाला हमारे पास जो है R है। अब मैं ये लिखूँगा, अब इसी तरह थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड करके एक्सप्लेन भी करने के लिए कर लेना है। अब इसको ये लिखना है कि जो हमारे पास एंगल आएगा ना SPT इज इक्वल टू 180 माइनस 100, SPT इज इक्वल टू 80 डिग्री। यानी क्या है कि ये पूरा 180 है, SPT यानी ये वाला एंगल जो है इस जगह, ये नीचे वाला एंगल, ये जो एंगल है अगर कैसे आएगा, टोटल 180 है, 180 में से ऊपर वाला पोर्शन निकाल लो तो 80 बचेगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा जी, 80 डिग्री आ जाएगा। अगर ये वाला 80 आएगा
तो अब मैं दोबारा देखो लिखता हूँ आर एस पी इज इक्वल टू एस पी टी इज इक्वल टू 80 डिग्री मैं साथ एक्सप्लेन करता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये वाली चीज़ जो है आपने समझनी है कि मैंने ये लिखा कि आर से जब मैं मैं एस और एस से मैं पी की तरफ जाता हूँ, यानी ये वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया ना, मैं कितना है मेरे पास, ये 80 है। अब मैं बेशक यहाँ से समझ, और यहाँ एक ही दोनों ट्रायंगल है, सिर्फ इसको अलग इसलिए कि आपको समझाने, आर से एस और एस से पी की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर जो मेरे पास एंगल बनता है वो मैंने लिखा है कि अगर मैं एस से पी और पी से टी की तरफ जाऊँ तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, ये 80 है तो ये भी 80 है। क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है और इनका एक ट्रांसवर्सल एक लाइन उनको काट रही है। अगर उनको एक लाइन काट रही है तो उस लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा, जो इस तरफ बनेगा, वो दोनों इक्वल होंगे और उन्हें क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। आगे मैंने रीज़न लिख दी। अब यहाँ पे 80 आ गया। अब ये क्यों निकाला उसकी मैं रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी देख मैं लिखूँगा जी ADC इज इक्वल टू RS P इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसके आगे मैं ये रीज़न लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्या है जी, कोरिस्पोंडिंग एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। अब ये है, उसने खुद बताया है कि ABCD PQRS क्या है, सिमिलर क्वाड्रिलेटर हैं। अगर सिमिलर क्वाड्रिलेटर हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर इधर क्या है 80 बन रहा है तो इधर भी 80 ही बनेगा। अब क्योंकि ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है, कैसे कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए कि असल में ये दोनों ट्रायंगल हैं। अगर ये वाली ट्रायंगल ऐसा ही मेरे पास एक कोई पीस हो किसी चीज़ का, उसे मैं पकड़ के यहाँ से इस तरफ घुमा दूँ तो लाज़िम बात है वो इस तरफ बन जाएगा। ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ये कोरिस्पोंडिंग साइड है, मतलब बड़ी साइड है। ये जो बड़ी साइड के साथ बॉटम में जो एंगल बन रहा है, इस तरह बड़ी साइड के बॉटम में ये नीचे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे। इसी तरह यहाँ पर बनने वाला एंगल यहाँ पे इक्वल होगा, ये वाला इसकी इक्वल होगा और ये वाला इसकी इक्वल होगा। ये कोरिस्पोंडिंग जो है एंगल होते हैं कि सेम पोजीशन पर बनने वाले या सेम वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल। ये जो कोने होते हैं ना, इन्हें वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो बनने वाले इक्वल, इसलिए अगर यहाँ 80 है तो यहाँ पर 80 होगा। इसलिए मैंने ये वाला निकाल दिया, पहले इसलिए निकाला था ताकि ये वाला निकलेगा तो मेरे पास ये भी आ जाएगा और यही इसकी इक्वल आ जाएगा। ये और ये दोनों अल्टरनेट हैं और इसके ये और ये आपस में कोरिस्पोंडिंग है। ये अल्टरनेट इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड हैं और एक ही जगह दोनों सेम जो लाइन थी उनको एक ही लाइन कट कर रही थी, तो इसलिए ये अल्टरनेट है। जबकि ये वाला इसके ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर सिमिलर हैं, तो इसलिए उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्स तो हमारे पास आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए जी, वाई चाहिए। वाई चाहिए तो वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि अब मैं इसका बाकी निकालता हूँ। अभी जी मैं इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड की तरफ लेता हूँ। अब देखो मैं लिखूँगा जी PS अवर AD, PS अवर AD, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। और दूसरा जो है RS अवर CD। अब क्यों इसके आगे बेशक रीज़न लिखें, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर हैं इसलिए उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ही चीज़ है, इसलिए ये दोनों की रेशो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है, तो इसलिए इन दोनों की रेशो इक्वल। अच्छा, इसमें लिखना था द रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, बेशक यूँ लिख लो, द रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटर आर इक्वल या विल बी इक्वल। देखो आपको इंग्लिश का पेपर नहीं है,
जो भी लिख लो उससे कोई नहीं। मेन चीज़ है कि आप कंसेप्ट अगले बंदे को कितना समझा रहे हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रेजेंट वाला सेंटेंस लिखा है, पास्ट वाला लिखा है, फ्यूचर वाला लिखा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है। आपका यहाँ पे ये पर्पज़ है कि जिस बंदे को आप समझा रहे हो उसको आपका किस कदर आप सक्सेसफुल रहे हो अपना कंसेप्ट समझाने में। मतलब आपका टीचर जो होता है, आपने क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है आपने इस तरीके से करना है कि आप ये समझें कि आपका टीचर जो है ना वो एज अ स्टूडेंट है आपका, आप अब टीचर हैं। क्यों? अब आपने एक ऐसे अंदाज से चीज़ को प्रेजेंट करना है कि अगला बंदा समझ जाए। तो आपका टीचर जो होता है वो एज अ स्टूडेंट बन के एक किस्म का आप समझिए कि आपका पेपर चेक कर रहा है कि आया जो आपने कंसेप्ट आपको सिखाया गया वो आपने इसी तरह पेश किया जिस तरीके से आपको बताया गया, या जो कंसेप्ट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो आप किस हद तक सक्सेसफुल है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए अब देखो PS, देखो ये वाली साइड PS है, ये क्या है Y है, इसलिए ये लिखी क्योंकि हमें Y चाहिए था ना। AD 14 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू SR या RS 9 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है CD 12 सेंटीमीटर। तो Y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अवर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्योंकि इसके नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आप बेशक कैंसिल भी साथ कर लें, 2 के टेबल से कर लें, 3 के टेबल से कर लें। 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14। Y इज इक्वल टू कितना 3 7 ज़र 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से काट गया ये वाला सेंटीमीटर बच गया, नीचे आ गया जी 2। तो Y इज इक्वल टू 2 10 ज़र 20.5 10.5 आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास जो है क्या आ गया जी, 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया जी 10.5 सेंटीमीटर आ गया, और x इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते तो हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बल्कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा देखते हैं, एवरेज उनकी ज़्यादा है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है। तो इसका अभी यहाँ तक तो हो गया जी कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर जो अब 7 है ना आपके पेपर का, उसका पार्ट B है। पार्ट B में वो कह रहे हैं गिवन दैट के एरिया ऑफ सर्कल उसने हमें दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल वो दे रहे हैं 616 मिलीमीटर स्क्वायर उसने दे दिया। ठीक है, और उसने हमें कह रहा है रेडियस फाइंड करो। फाइंड करने के लिए जो हमने फाइंड करना है, फाइंड कह रहा है कि डायामीटर फाइंड करो, डायामीटर के बाद रेडियस फाइंड करो और सरकमफेरेंस फाइंड करो। ठीक है, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखें हमारे पास फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर है, एरिया उसने हमें दे दिया 616 मिलीमीटर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 22/7 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप बेशक याद कर लें, जब पेपर में अक्सर दी भी होती है, लेकिन यहाँ उसने पेपर में नहीं दी, इसलिए आपको वैसे पता होना चाहिए कि पाई जो होता है इसे कहते हैं पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और सम टाइम 3.14 होती है। 3.14 इसी तरह आता है, जब 22 को आप 7 पे डिवाइड करोगे तो 3.14 यानी। अब क्या होगा 616 मीटर mm स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो वैल्यू थी इस तरफ क्या थी, फ्रैक्शन में थी, बटे में थी, आवर की फॉर्म में थी। जब इस तरफ आई तो फ्लिप हो गई। इस तरफ जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में उस तरफ हो और इस तरफ आती है तो उलट जाती है, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसको अगर हम क्या करें जी, सिंप्लीफाई करें। जब हम इसको क्या कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं किसको जी, ये आ जाएगा जी 196 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, आर से कट जाएगा। 14 मिलीमीटर इज इक्वल टू आर आ गया। आर से मुराद है आपका रेडियस, तो आपका रेडियस 14 मिलीमीटर है। अगर आप 14 मिलीमीटर के बजाय इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 10 पे डिवाइड कर दें। आर रेडियस जो है आपके पास कितना आ गया जी 14/10
7 मिलीमीटर के बजाय सेंटीमीटर लिख दें, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा जी 1.4 सेंटीमीटर। असल ये मिलीमीटर में था, हमने उसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 पे डिवाइड करते होते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि किस में चेंज करो, आप चाहें तो ये वाले लिख दें, बेहतर है कि आप बेशक चेंज कर दें। रेडियस आपके पास आ गया। अब रेडियस के बाद रेडियस हमारे पास आ गया, हम लिख लेते हैं जी 1.4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपके पास आ जाएगा जी 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2.8 कैसे, मैं यहाँ फाइंड करता हूँ, लिख तो मैंने दिया है। देखिए डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 सेंटीमीटर हम करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर आ जाता है, डायामीटर हमारे पास आ जाता है। अब ये थोड़ा सा और भी मैं मज़ीद थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो ये कि ये देखो हमारे पास ये क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जो मैंने लगाई है, जिसने पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको कहते हैं डायामीटर। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो जब सेंटर पॉइंट से आधा इधर और आधा इधर, ये होता है रेडियस। यानी यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, ए बी आपका होता है डायामीटर होता है, और ये पॉइंट सपोज सी है तो ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये जो कहलाते हैं जी रेडियस। यानी जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। ये जो थोड़ा सा उतार लें, मैं क्योंकि लास्ट में सरकमफेरेंस में फाइंड करने लगूँ। ओके, लोगों ने उतार ली होगी। अब आ जाता है जी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो मैं लिखता हूँ 2 पाई आर। ये फार्मूला है, सरकमफेरेंस का फार्मूला है। ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है। 2 पाई की जगह वैल्यू पुट करो 22/7 और आर की जगह पुट कर दो जी 14 मिलीमीटर। एक सेकंड, 14 मिलीमीटर पुट करता हूँ, बाद में हो जाएगा। 7 2 ज़र 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलीमीटर। अब देखो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 88 मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा जी, सरकमफेरेंस आ जाएगा। आप चाहें तो इसे 10 पे डिवाइड करके यानी कि 88 मिलीमीटर था ना, तो उसको हमने किस में देखो 10 पे डिवाइड किया। जब 10 पे आप डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर में चला जाता है, तो सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8.8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है इसका डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस तीनों हमने फाइंड करने, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है। प्रीवियस जो पेपर हैं आपके एपीएस के, उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो हमारे पास जो है क्वेश्चन हो गया जी 7 कंप्लीट। तो इस तरह हमारे पास 7 के साथ साथ ही हमारा जो ये सब्जेक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट अपलोड हुआ है। इसके अलावा इस बुक के बहुत सारे और जो चैप्टर हैं उनका भी लेक्चर अपलोड हुए हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कहीं प्रॉब्लम है, इस पूरे जो पेपर है इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो कोशिश थी पेपर को सॉल्व करने की कैसी लगी आपको, इसका का इजहार आपने कमेंट में ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि अभी बहुत सारे आपके जैसे हैं स्टूडेंट जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जब आप सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।